कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। समय के जिक्र करते हैं मुलायम सिंह यादव का या लालू यादव का या नीतीश जी का या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का या उस समय के जितने बड़े नेता न्यूज किया 5 मिनट, मटर गश्ती चाय पानी किया 15 मिनट। सब लोग जान रहे थे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होंगे। मैंने खबर ब्रेक कर दी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं वहीं खड़ा था। अब सब चैनल के रिपोर्टर भाग रहे हैं और सब चैनल का दिल्ली से फोन आ रहा है कि अबे वहीं खड़े हो, राजीव रंजन ऐलान कर रहा है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होगा। अखिलेश यादव तुरंत न्यूज़पेपर का एक वो लेके आए, नेताजी का फोटो छपा था, मुझसे कह रहे कि नहीं अच्छा, वो शीशे के उस पार मैं हूँ, इस पार वो है। वो पेपर दिखा के नेताजी का फोटो दिखा के ऐसे ठोक रहे अच्छा। कि मतलब वो मत चलाओ, ये बनेंगे ये बनेंगे। हम कि मतलब चल चुकी, हाथ से ही इशारा कर दिया हमने कि तो टीवी पर चल चुकी। वीडियो जाके खोलो जी सर। एक लिखता है कि ये तो चड्डीदारी है, ये तो संघी है, फिर उसी के नीचे लिखता है ये कांग्रेस का दलाल है, ये राहुल गांधी के। मेरा एक वीडियो उसके नीचे ही एक लिखा हुआ है, ये अखिलेश यादव के साथ रोज दारू पीता है। मेरी जानकारी में अखिलेश यादव तो दारू पीते नहीं। एक आपका स्कूटर वाला किस्सा और एक लॉ एग्जाम वाला वो बहुत मशहूर है। कहाँ है? तो उन्होंने कहा क्यों? क्या दर्शन करा देते। अच्छा, हम लोग पीछे बैठे थे, थाना अध्यक्ष की, उन्होंने क्या दर्शन करा देते सोमनाथ भाई, हम तृप्त हो जाते। क्या कह रहे यार, उनको रोकना साला आफत हो गया। उस स्कूटर में न किक है न उसमें स्टैंड है, किक भी नहीं है स्टैंड भी नहीं है, उसमें तेल भी साला कितना कुछ समझ में। हमारे सिपाही उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाए। अंत में हम रिक्शे पर लाद के लाए, पूरा थाना के 6 सिपाही पसीना से तरबतर हो गए। तो हमारे लिए भैया बहुत बड़ा बवाल हो गया। जरा वो पढ़े लिखे वाले से मिलवाए तो दो कि कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, कैसे कर। उन्होंने कहा अरे सर हॉस्टल के रहे, कह नहीं ले जाइए, उस पर तो हम कोई चलान भी नहीं किए, कुछ नहीं किया, हम खाली रखे हैं स्मारक के तौर पे को लोग आए तो जरा देखा। तो आपका मतलब एक पसंदीदार ऐसा कुछ इंटरव्यू या कुछ बड़ी चीज हुई होगी जिससे आप बहुत पहले टफ टाइम में होंगे, और कोई एक ऐसी चीज मिल गई होगी जिससे आपको एकदम लगा होगा कि नहीं अब मेरी शुरुआत हो चुकी है पत्रकारिता में। उस समय रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, हमारी एक सहकर्मी थी जी न्यूज में। यूसुफ अंसारी, अशोक सिंघल हमारे सीनियर थे, अभी भी हमारे सीनियर हैं। इधर आओ, ये लड़की की शादी देख रहे हो, कार्ड 4 दिन बाद शादी है, यहाँ सब व्यवस्था हुआ, उसका बारात नहीं आएगा। तुम एक काम करो, उसमें एक बोगी लगाओ, एक्स्ट्रा बोगी लगाओ और सब टिकट वही बोगी में कंफर्म करो। वैसे ही हुआ, बोगी लगी, सारे टिकट उसमें कंफर्म हुए, बारात आई और उसी बोगी से फिर बारात वापस भी गई, सारे टिकट कंफर्म दोनों तरफ से हुए। नेता का मतलब ये होना चाहिए। क्या सर, मैंने सुनामी पर प्रणब मुखर्जी जी का इंटरव्यू एक्सक्लूसिव किया, तीनों सेना अध्यक्ष पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं विजुअल में। यो क्या जरा भेजो तो। जब मैंने भेजना शुरू किया भाई तहलका मच गया। अरे बार इसने क्या कर दिया। उन्होंने ये किस्सा किसी फिल्म डायरेक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इस आदमी से बात करो, अगर 15-20 ऐसे किस्से होंगे तो हम एक 3 इडियट टाइप फिल्म बनाने के बारे में सोच सकते हैं। मैंने उनको कहा कि ये मैं किताब में लिखूंगा कि उनको मैं दे रहा हूँ फिल्म बताने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह और आज मैं हूं न्यूज़ 24 के सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन सर के साथ में। और आप लोगों ने माहौल क्या है न्यूज़ 24 पर शो देखा होगा, जो सर का बहुत ही फेमस शो है। खैर उसका हम परिचय नहीं दे सकते। बाकी सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी बहुत शुभकामनाएं। सर मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपने अपने पत्रकारिता, मतलब अभी जितनी हमारी उम्र है शायद उतना समय आपने पत्रकारिता को दिया है, तो पहले के दौर में और अभी के दौर में क्या डिफरेंसेस आए हैं पत्रकारिता में, स्पेशली ग्राउंड रिपोर्टिंग या हम कहें न्यूज़ एंकरिंग जो ऑफिसेज में वर्क होते हैं। देखो, समय काल परिस्थिति जी सर के हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं। अब हम नहीं कह सकते हमारे पिताजी कुर्ता धोती पहनते थे, ठीक है, नहीं हमारे दादाजी कुर्ता धोती पहनते थे, हमारे पिताजी कुर्ता धोती पैंट शर्ट दोनों पहनते थे, हम पैंट शर्ट शॉर्ट्स जीन्स वाले भी हो गए। अब हमारा बेटा 6 पॉकेट वाला पैंट ही पहन के टहल रहा है, ना वो जीन्स पहन रहा है ना वो पैंट पहन रहा है। तो समय के साथ परिवर्तन आता रहता है और इस परिवर्तन का हमेशा दरवाजा खोल के स्वागत भी करना चाहिए, नाक आँख कान बंद नहीं करना चाहिए। पहले की पत्रकारिता ट्रेडिशनल थी, आज की पत्रकारिता रिवोल्यूशनरी है। पहले सिर्फ संस्थागत पत्रकारिता थी,
पत्रकारिता का ठेका न्यूज़पेपर और चैनलों के हवाले था। आज तुम्हारे जैसे उदयमान पत्रकार भी हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, जनता की बातें रख रहे हैं, अलग अलग लोगों तक जा रहे हैं। इतने सारे प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, सबको मौका मिल रहा है, सिटीजन जर्नलिस्ट हो गया है। तो ये इसको तो मैं अच्छा बदलाव मानता हूँ। सर अगर ये चीज़ तो आपने बोली, इसमें दूसरा सवाल हमारा ये कि जो अभी मीडिया काम कर रही है उसके एथिक्स पे, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे बार बार सवाल उठता है और चेंजमेंट्स होते हैं जो पहले के कंपेयर में अभी ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा कुछ? देखो, बात ये है ना कि एक वर्ग हमेशा सत्ता के खिलाफ होता है, एक वर्ग हमेशा सत्ता के चाटुकारिता में होता है। ये भारत में कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि मीडिया जो सत्ताधारी दल है उसके समर्थन में या उसी की आवाज़ में आवाज़ मिला रहा है। पहले भी हुआ है, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ उधर थे कुछ इधर थे, ठीक है। अब सोशल मीडिया आ गया। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर सत्ता के पक्ष में ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहा है तो सोशल मीडिया तो सत्ता के दुर्भावनापूर्ण भी बहुत हद तक जा रहा है। जी सर। वो भी तो एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। जी सर। ये भी आरोप सोशल मीडिया पे भी लग रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अंततोगत्वा आप जो ये वीडियो बना रहे हो, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपका ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जी सर। ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचे, आपके सवाल पहुँचे, मेरे जवाब पहुँचे। जी सर। जनता तक। जी सर। जनता के हाथ में मोबाइल है, जनता के हाथ में क्या नाम रिमोट है। जिसको देखना चाहे देखे, नहीं देखना चाहे नहीं। जिसको नहीं देखेगा वो कितने दिन तक आएगा? उससे भी संस्थान हाथ जोड़ लेगा, चलो भैया तुमको कोई देख ही नहीं रहा। आप ये जो सोशल मीडिया पर आप यूट्यूब बना रहे हो, आपके व्यूज़ ही नहीं आएंगे, आपको किसी तरह के रेवेन्यू नहीं आएगा, आप कितने दिन चला पाओगे? तो कंटेंट तो तभी जब जनता तक पहुंचेगा और वो कंटेंट जनता की पसंद का होगा तो चलेगा। जी सर। तो जो लोग भी मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनका क्लाइंटेल है, इसका मतलब कि उनको देखने वाले लोग उनको पसंद कर रहे हैं। जी। चाहे इधर हो चाहे उधर हो। जब समाज ही बट गया, जब परिवार में ही एक बात पर देखो, जब लोकतंत्र वटवृक्ष मतलब उसकी जड़ें गहरी होती जाएंगी तो विरोध, बातों में बहस के आधार पर एक सहमति, ये सब निकलने लगे। तो अब तो जब हर बात पे बहस है, हर बात पे विरोध है, एक दूसरे की छांट है, हर जगह एंटी मोदी प्रो मोदी, एंटी बीजेपी प्रो मोदी, एंटी बीजेपी प्रो मोदी। पाले जैसे डिवाइड हो गए हैं कि एक एंटी खड़े हैं और एक वो खड़े हैं, न्यूट्रल वाले बहुत मिड में, मतलब डेप्थ में थे, वो डेप्थ में ही चले गए हैं। ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट पे मोस्टली जो वर्क करते हैं, समटाइम्स आता है कि उन पे भी एलिगेशन लगता है कि भाई ये तो पेड काम कर रहे हैं, ये तो एक तरफा कर रहे हैं। और कभी कभी तो हम लोग लाइव प्रोग्राम्स में देखते हैं कि जैसे ही कुछ एंटी होता है तो माइक हटा देते हैं या कुछ ऐसी सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है, हम लोग भी कार्यक्रम करते, देखो हम अपनी बात करते हैं। जी सर। आप मेरे वीडियोस जाके खोलो। जी सर। एक लिखता है कि ये तो चड्डीदारी है, ये तो संघी है, ये तो बीजेपी का। सर मैंने आपका देखा था हरियाणा में, आपने नहीं सुनो। हाँ। फिर उसी के नीचे लिखता है ये कांग्रेस का दलाल है, ये राहुल गांधी के। मेरा एक वीडियो उसके नीचे ही एक लिखा हुआ है, ये अखिलेश यादव के साथ रोज दारू पीता है। मेरी जानकारी में अखिलेश यादव तो दारू पीते नहीं, और दूसरी बात, आज तक मैंने जिंदगी में अखिलेश यादव के साथ एक चाय भी नहीं पी। लेकिन अब उसके कमेंट पर मैं रिएक्ट करने लगूं तो फिर तो देखो, जनता ने ही चश्मा लगा लिया है। तुम्हारे रोज के प्रोग्राम से रोज तुमको तराजू पे तौल रहे हैं। एक दिन आप प्रोग्राम करते हो, मान लो भाई कोई सुनार नहीं है हम ना, 10 ग्राम सोना तौलने तो आए नहीं है हम। पब्लिक में शो कर रहे हैं, किसी दिन किसी एक पक्ष विशेष के लोग ज्यादा मिल जाएंगे, हम उनसे काउंटर करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप अच्छा काउंटर करते हैं तो आपको खराब लगने लगता है। अच्छा, एक ही पक्ष की बात करने वाले 20 लोग हैं, वो एक ही तरह की बात करें, हम सुनते रहे, उनको हम काउंटर तो करेंगे। तो वो कहेंगे कि वो इसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है, वो उसकी तरफ। अगले दिन वो कहेगा अरे बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार है राजीव रंजन, है धो दिया, इसको बोल दिया। अरे भाई मैं तो कल भी वही था, आज भी वही हूँ, रोज थोड़ी बदलता हूँ। तो लोग अपने हिसाब से, मूल बात है कि जनता ने खुद ही चश्मा लगा लिया है। ठीक है, जनता ही अभी इमेच्योर है, तो वो अपना डिसीजन सबसे पहले दे देती है, पत्रकार ये है, पत्रकार वो है। अरे मोदी जी सब खराबी थोड़ी कर रहे हैं, और मोदी जी सब अच्छाई भी नहीं कर रहे हैं।
तो जो अच्छा नहीं कर रहे उस पर सवाल उठाया जाए, और जो खराब कर रहे हैं उस पर सवाल उठाया जाए, जो अच्छा है वो जनता के सामने है, ये कौन करेगा? तो यही बात है। तो इससे घबराने की बात नहीं है। सर एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करें, जैसे हमने आपके पॉडकास्ट देखे तो उसमें आप बता रहे कि बहुत बड़े बड़े लीडर्स उस टाइम के थे, जैसे चंद्रशेखर जी हुए और मुलायम सिंह यादव जी हुए, लालू यादव जी हुए, और उनके जो आप रिलेशन बताते हैं कि एक बार रेल का डब्बा लगा दिया था ट्रेन में, आप गए थे। और आज सर हम अपना बता रहे हैं, हम दिल्ली चुनाव गए थे तो वहाँ पे हम लीडर से मिलना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता था, मतलब उनसे एक्सेस करना, उन तक पहुँचना, जो आप पॉडकास्ट में भी बताते हैं कि दीवारों में बंद, कमरे के बंद वाले लीडर्स आज के समय में हो गए। तो अभी हम लोग कैसे उसके कई कारण हैं। जी सर। उसका पहला कारण है एक सुरक्षा, जी ठीक है। दूसरा कारण है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हो गया समाज में। अब एक दूसरे पर, मैं आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जी सर, आपके साथ निर्द्वंद होकर आपका डिपार्टमेंट का टीचर नहीं बात कर सकता जी, उसे डर है कि पता नहीं कहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी सर। आदमी आज मैं अपने कलीग से, अपने कुछ जो मेरे लंगोटिया यार हैं, उसके अलावा मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ लोगों से व्हाट्सएप पे बात करूँ। हर आदमी ने रिकॉर्डर रखा है, क्या आप बात करें, क्या चीज हो जाए वो रिकॉर्ड करके कहीं सुना दे, कहीं ऑडियो। ट्रस्ट डेफिसिट हो गया सोसाइटी में, ठीक है। आप मोबाइल छोड़ के चले जाओ, यहाँ कमरे में मैं अपना मोबाइल छोड़ के चले जाऊँ, 4 लोग बैठे हैं तो कोई बात नहीं। अगर एक आदमी बैठा होगा और मैं भूल के चला जाऊँ तो 4 कोशिश करेगा कि इसका पासवर्ड क्या है। वो मेरा जानना चाहता है, माँ बेटी का जानना चाहती है, बेटी माँ का जानना चाहती है, सब एक दूसरे का ट्रस्ट डेफिसिट है कि इसके मोबाइल में है क्या, राज यहाँ से निकलेगा। जी सर। तो ऐसी स्थिति में कौन किससे मिलेगा बताओ? नेता को डर है कि आप रिकॉर्ड न कर लें, कोई बात ना हो जाए, उसको एक सुरक्षा का मामला इतना हो गया, समाज में नफरत का मामला इतना हो गया। और तीसरी चीज, मोदी जी के आने के बाद हीरोइज्म, नायकत्व आ गया। अब हर पार्टी का जो नेता है वो अपने को नायक समझ रहा है, नेता नहीं, नायक, हीरो। वो जो बोलेगा वही होगा और सारे लोग उसके फॉलोअर हैं और कोई दूसरा लीडर नहीं उनकी पार्टी में। ये सब भावना हम जिस समय के जिक्र करते हैं, मुलायम सिंह यादव का या लालू यादव का या नीतीश जी का या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का, या उस समय के जितने बड़े नेता थे, आप उनके पीए को फ़ोन कीजिए कि मैं मिलना चाहता हूँ, वो कहता था आज तो बिजी, कल को बता दो, ठीक है कल इतने बजे, परसों को बता दो, रुको फ़ोन कर। वो जाके पूछता था कि भाई फलां रिपोर्टर जो है डैनी सिंह का फ़ोन आया था सर मोतिहारी से, वो आया बलिया, हाँ बुला लो, 12 बजे बुला लो, ठीक है भैया आप 12 बजे आ जाइए। 12 बजे आप गए, 12 लोग बैठे, आप भी गए, नमस्कार किए गए, हाँ भाई बताओ क्या बात है। थोड़ा आपसे बातचीत से प्रभावित हुआ, थोड़ा आप उसके बारे, तो उन्होंने फिर आपसे अकेले मिलना शुरू कर दिया या जब भी मिले आपसे बात करना शुरू कर दिया। तो ये सिस्टम था। अभी क्या है, अच्छा उनकी पार्टियों के नेता भी अपने दम पर नेता थे, तो वो ये थोड़ी नहीं कि मुलायम सिंह से पूछ करके समाजवादी पार्टी के नेता पत्रकारों से जवाब कर रहे हैं या उनसे मिल रहे हैं, वो अपने आप में रहते थे। नेताजी पार्टी के नेता हैं, वो जो कहेंगे पार्टी में माना जाएगा। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में, अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने मंत्रालय के हम मंत्री हैं, नेताजी कहेंगे माना जाएगा, लेकिन हम भी इंडिपेंडेंट निर्णय लेंगे। ये अब आज की तारीख में किसी एमपी को पता नहीं कि अगला टिकट उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो घर बैठ जाएगा, मंत्री रहेगा कि नहीं, मंत्री हटा दिए जा रहे हैं, चू कोई बोल ही नहीं रहा। पूरा गुजरात का मंत्रिपरिषद, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सब बदल दिया गया, कोई कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि किसी की कोई औकात नहीं, जीता किसी के चेहरे के करिश्मे पे आप जीत रहे हो। इसलिए पहले से आपकी तुलना करना बेमानी है। सर जैसे मैंने कुछ किस्से सुने हैं आपके, कि आप बताते हैं कि एक बार आप रिपोर्टिंग करने गए थे ग्राउंड पे, तो आपने हेलीकॉप्टर में नेताजी बैठने वाले थे तो आपने ऐसे हाथ हिला दिया था। तो मतलब वो कुछ किस्से आप बता दीजिए, आपसे जुड़े हुए किस्से लोग जानना चाहते हैं। मेरे तो किस्से बहुत सारे हैं और ऑलरेडी पॉडकास्ट में मैं बता ही चुका हूँ, बहुत किस्से ऐसे हैं। जी सर, कोई एक खास किस्सा बता दीजिए, यही वाला बता दीजिए। ये वाला तो कई जगह है, लेकिन आप पे भी सुना दे रहा हूँ। जी सर। हुआ ये कि मेरठ में नेताजी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, 20-22 साल पहले की बात है। मैं गया था, मुझे उनका उस समय क्या था ना, अब तो क्या होता है कि नेता बुलाता है एक साथ 15 लोगों को।
नेता और पार्टियों से मैसेज आ जा रहा है पत्रकारों को, व्हाट्सएप पर आ जा रहा है, वही सब चैनल को दे रहे हैं, एक ही साथ सब चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़। पहले कंपटीशन था, पहले ये होता था कि हम किसी नेता का इंटरव्यू कर लें, कोई खबर ब्रेक कर दें तो तहलका मचता था। जैसे मैंने खबर ब्रेक कर दी थी, अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है, जी न्यूज़ में, और रिजल्ट आ रहा था, सब लोग जान रहे थे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होंगे। मैंने खबर ब्रेक कर दी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं वहीं खड़ा था, अब सब चैनल के रिपोर्टर भाग रहे हैं और सब चैनल का दिल्ली से फोन आ रहा है कि अबे वहीं खड़े हो, राजीव रंजन ऐलान कर रहा है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होगा। और वो अखिलेश यादव टीवी पर देख लिया, वो अलग दौड़ रहा है कि वो दौड़ रहे हैं कि राजीव रंजन कहाँ है, ये क्यों ऐसी खबर चला रहे। वो हमको देखे शीशे के उस पार, वो इस पार में, अखिलेश यादव तुरंत न्यूज़पेपर का एक वो लेके आए, नेताजी का फोटो छपा था, मुझसे कह रहे कि नहीं, अच्छा, वो शीशे के उस पार मैं हूँ, इस पार वो है। वो पेपर दिखा के, नेताजी का फोटो दिखा के ऐसे ठोक रहे, कि मतलब वो मत चलाओ, ये बनेंगे, ये बनेंगे। हम कि मतलब चल चुकी, हाथ से ही इशारा कर दिया हमने कि तो टीवी पर चल चुकी, चल रही है, तो ठीक है। तो अब उस समय ये कंपटीशन था। आज के आज सब रिपोर्टर एक साथ रहते हैं, व्हाट्सएप पर नेता और पार्टियों की तरफ से उनको मैसेज आता, वही वो चलाते हैं, और हर 2-2 फीट की दूरी पर खड़े होके लाइव कर रहे हैं। किसी की अलग खबर देखते हो? नहीं सर, जब कि कोई इंटरव्यू लेते सब लोग अरे इंटरव्यू भी क्या, बुला के नेता दे रहे हैं। और आजकल नेता ये तय कर रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू आपके चैनल का ये पत्रकार लेगा। जी सर। पहले ये सब ने, मुलायम सिंह यादव को वही किस्सा में सुना, मैं वहां गया था, मेरी बीट थी, हम लोग इस फिराक में रहते थे, कैसे केवल हम पाए, तभी तो हमारी जर्नलिज्म में इंपॉर्टेंस होगी, चैनल में होगी, दूसरे चैनल से हमको नौकरी आएगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, ऑफर मिलेगा। नेताजी गए थे तो मैं वहाँ गया हुआ था, बड़ा सुरक्षा का घेरा था, और मैं जब बढ़ने की कोशिश किया तो पहले डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी वाले तो वो कर दिए, थोड़ा और आगे बढ़ा तो जो ब्लैक कैट वाला वो हमको मार दिया कोहनी से। तो हम किनारे चले गए। तब तक हम देखा कि नेताजी की गाड़ी आई, वो उतरे, और हल्का हल्का अभी पंखा चल रहा था, मैं चिल्लाना शुरू किया, नेताजी नेताजी, तो मुझको चिल्लाने में भी धकेल रहे थे, मेरी आवाज़ न पहुंच जा। तब तक वो चढ़ते वक्त उन्होंने देखा मैं चिल्ला रहा था इसी से, तो वो उतर गए। हाँ, हेलीकॉप्टर चढ़ने वाले थे, उतर गए। उन्होंने इशारा किया कि आने दो उसको। सब सिक्योरिटी हट गई, मैं पहुंच गया। बोले क्या बात है? अरे हम के दिल्ली से इतना दूर आए, नेताजी 2 मिनट इंटरव्यू कर लेंगे, आप भी गजब बात करते हो, कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लो क्या पूछ रहे हैं लो। मैंने तुरंत 2-3 सवाल, कहने को कहता है नेता को, पत्रकार होता है ऐसा चीज है, बस माइक लगाओ बोलते ही रहेगा। तो लगाया मैं। जी सर। हाँ, तो वो जो है 2 मिनट के लिए मैंने उनसे कहा, उन्होंने 5-7 मिनट का इंटरव्यू दिया, मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, किसी भी समय का कोई भी मुख्यमंत्री हो, आज ही अगर योगी आदित्यनाथ का कोई रिपोर्टर हेलीकॉप्टर के पास 10 मिनट का इंटरव्यू अपने सवाल के साथ कर ले, पूर्व निर्धारित सवाल के साथ नहीं, नीतीश कुमार का कर ले, ममता बनर्जी का कर ले, किसी मुख्यमंत्री का कर ले एट रैंडम अपने सवाल के साथ, तो बड़ी खबर हो जाती है। मेरे को बहुत बढ़िया से उन्होंने दिया। बोले आप खुश हो? हमको देखे हमको धक्का दे रहा था ये जो उस समय की उम्र थे। बोले अरे ठीक है, सिक्योरिटी वाले हैं, सब चलता रहता है। ठीक है सर, वो रेल के डिब्बा वाली स्टोरी, वो लालू यादव रेल मंत्री थे हमारी। सर बड़ी मतलब वो पॉडकास्ट सुना, इतना 1-1.5 घंटा पता ही नहीं चला कि वो पॉडकास्ट में मतलब कब आपने रेल के डिब्बे वाली सुनी, मतलब एकदम अचंभित करने वाली। आज के समय में ऐसी पॉसिबिलिटीज ही नहीं होती है। कोई रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, हमारी एक सहकर्मी थी जी न्यूज़ में। यूसुफ अंसारी, अशोक सिंघल हमारे सीनियर थे, अभी भी हमारे सीनियर हैं। जी सर। तो वो लड़की आई हम लोग के पास, बोली सर हमारी शादी तय हो गई थी 3 महीना पहले, हमारे ससुराल वालों ने टिकट मुंबई से दिल्ली का कराया था, एक भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ, 3 दिन बाद शादी है। बारात आने का कैसे उस खुद लड़की की शादी थी। अच्छा, वो बहुत भोली भाली, बहुत अच्छी लड़की है। तो हम लोगों को भी लगा कि भाई 4 दिन बाद शादी है, इसके तो बारात ही नहीं आई। और आज की तरह नहीं है। देखो लोग कहते हैं आज मुंबई से दिल्ली का जहाज का किराया 6,000 रुपये है, तब भी 6,000 रुपये था। जी सर। जानते हो कि नहीं ये बात? लेकिन तब वैल्यू, तब 6,000 की वैल्यू कितनी थी? तब 6,000 में 1 तोला सोना मिलता था। ये बात बता दे रहा आपको, 6,000 रुपए में तब 1 तोला सोना था, एक आदमी का 6,000 किराया था। आज भी 6,000 किराया है मुंबई से दिल्ली का। तो वो 6,000 जहाज से कितने लोग बारात में आ सकते थे? और राजधानी का टिकट था, हम लोग गए और कार्ड लेके गए।
लालू जी को हम लोगों ने कार्ड दिखाया कि सर ये हमारे ऑफिस की लड़की है, इसकी शादी बारात आनी है। 3 महीने पहले का टिकट हुआ, टिकट पे लिखा था, हाँ, टिकट पे लिखा हुआ था। कि 3, हाँ, जिसे लोग झूठ बोल देते हैं ना टिकट कंफर्म कराने के लिए, हाँ, टिकट कंफर्म कराने के लिए झूठ बोल देते हैं कि हम 20 दिन पहले का कराए थे, हाँ, कराए रहते हैं सेम डे का। हाँ, हम लोगों ने उनको प्रॉपरली दिखाया कि सर 80-90 दिन पहले का टिकट कटा है, जब शादी तय हुई थी और टिकट कंफर्म नहीं हुआ, बिटिया की शादी है, 3 दिन बाद यहाँ बारात आनी, सब यहाँ व्यवस्था कैसे आएगी मुंबई से बारात, और बाई रोड भी तब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे थोड़ी बना था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अरे बोला, जो उनका स्टाइल था, हाँ, अब पता नहीं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को या किसी सीनियर अफसर को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा, उसने तुरंत, अधिकारी ये तो बताते नहीं काम कैसे होगा, वो तो ये बताते कैसे नहीं होगा। हाँ, तो उन्होंने बताया इतना टिकट ये है वो है, नहीं ये तो सर संभव नहीं। कहे सुनो हाँ, इधर आओ, ये लड़की की शादी देख रहे हो, कार्ड 4 दिन बाद शादी है, यहाँ सब व्यवस्था हुआ, उसका बारात नहीं आएगा, तुम एक काम करो, उसमें एक बोगी लगाओ, एक्स्ट्रा बोगी लगाओ और सब टिकट वही बोगी में कंफर्म करो। वैसा ही हुआ, बोगी लगी, सारे टिकट उसमें कंफर्म हुए, बारात आई और उसी बोगी से फिर बारात वापस भी गई, सारे टिकट कंफर्म दोनों तरफ से हुए। नेता का मतलब ये होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी। हमारी दिक्कत है, हम, अच्छा ये बताइए, इस समस्या का दुनिया में कौन इलाज करता रेल मंत्री के अलावा? कोई नहीं कर सकता। और अगर रेल मंत्री तक किसी की एक्सेसिबिलिटी ना हो आम आदमी की, तब अब एक जरिया हुआ है ट्विटर, हाँ, ट्वीट कीजिए, रेल मंत्री देख लिए, उनकी महानता नहीं देखे तो नमस्ते, शादी फिर टालिए। और अब तो लोग साधन संपन्न हो गए हैं, अब तो मैं नहीं कह सकता कि रेलवे में टिकट नहीं होगा तो बारात नहीं आएगी, लेकिन आप 20 साल 22 साल पहले की बात सोचिए। जी सर, तो लेकिन उस लड़की की शादी के लिए और हम लोग के लिए, देखो जो आदमी जो अच्छा करता है और जो मेरी अच्छी यादें नेताओं के साथ है, जी सर, वो मैं हमेशा शेयर करता रहता हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ और है, मतलब आपने इतना समय दिया है पत्रकारिता में अपना, तो आपका मतलब एक पसंदीदार ऐसा कुछ इंटरव्यू या कुछ बड़ी चीज़ हुई होगी जिससे आप बहुत पहले टफ टाइम में होंगे, और कोई एक ऐसी चीज़ मिल गई होगी जिससे आपको एकदम लगा होगा कि नहीं अब मेरी शुरुआत हो चुकी है पत्रकारिता में उस समय? नहीं, एक मेरे को, जब आप संस्थान बदलते हो तो सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है, क्योंकि पुराने लोग नए आदमी को आते ही सोचते कि ये कहाँ से, इसके में कौन सी ऐसी काबिलियत है। मैं ईटीवी जैसे छोटे चैनल में था, ईटीवी बहुत जानते होगे, नहीं सुना है। तो मैं उस चैनल में था, लेकिन ईटीवी में फ़ायदा ये था कि वो रीजनल चैनल था, हाँ, तो रीजनल नेताओं के यहाँ पहुँच हम लोगों की बहुत अच्छी थी, और हर स्टेट के रीजनल, जहाँ जहाँ ईटीवी था, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो उसके रीजनल नेताओं के यहाँ हम लोग जाते रहते थे। उस समय अटल जी की सरकार थी और ईटीवी बांग्ला भी था। जी सर, तो मैं ईटीवी बांग्ला की तरफ से, हमारे एक सीनियर थे, तो वो उस दिन नहीं आए थे, मतलब नहीं आते थे जब वो, तो ईटीवी बांग्ला की कोई खबर होती थी तो हमको बहुत मानते थे, अभी भी हमारा उनसे बहुत अच्छा संबंध है। तो वो जो है हमको बहुत मानते थे, तो वो हमको बोलते थे, राजीव पणदा के घर चले जाइयो, वहाँ MK दा है, उनसे तुम बात कर लेना, ये बाइट पणदा की ले लेना। हाँ, तो वहाँ MK मुखर्जी साहब थे, उनके पीए, मैं उनके यहाँ जाता था, थोड़ा मेरा हंसी मजाक का स्वभाव भी है, तो मैं अपना न्यूज़ किया 5 मिनट, मटर गश्ती चाय पानी किया 15 मिनट, जी सर, तो वो मुझे मानने लगे थे MK मुखर्जी। और प्रणब दास से भी थोड़ा बहुत मैं लिबर्टी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो मुझे बहुत मानते थे ये, लेकिन इतना मुझे चेहरे से पहचानते थे कि मैं जाता था। तो मैं आया जी न्यूज़ में, और उन्हीं दिनों सरकार बदली हुई थी, जी सर, नई नई मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी। उसके कुछ दिनों के बाद सुनामी आ गई, बड़ा भयंकर, बड़ा नुकसान हुआ एयरफोर्स का, नेवी का, ये सब का। तो मेरे को कोई ऐसी स्कूप नहीं मिल रहा था कि जी न्यूज़ में मैं स्थापित कर पाऊँ कि मैं भी थोड़ा हूँ, जी सर, समझे। हाँ, मैं एकदम रोज की तरह रोजाना वाली स्टोरी कर रहा था, हाँ, मेरे दिमाग में था साला कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ये सब साले सोच रहे होंगे कि ये भी साला ऐसे ही आया हुआ। तो मैं शाम के एक दिन गाड़ी लेके घूमते घूमते, तब तक मुझे किसी ने बताया कि आज तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी से सुनामी पर क्या नुकसान सेना को हुआ है, रक्षा मंत्रालय को, उसको ब्रीफ करने उनके घर जा रहे हैं। हाँ,
मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ किसी चैनल का कोई था ही नहीं, सीक्रेट मीटिंग थी। मैं वहाँ जैसे ही माइक लेके उतरा और गार्ड बोला, राजू साहब चैनल बदल दिए क्या? हमने कहा हाँ यार बहुत दिन हो गया। या हम कहे एम.के. दा है? कहे हाँ। हम गए एम.के. मुखर्जी। मैंने कहा दादा चैनल बदल गया? कहा अरे यार अब तो बड़ा चैनल में चला गया, तू जी है, जी में पहुँच गया, ये टीवी छोड़ दिया। ऐसे बात हो रही थी। मैंने कहा क्या मीटिंग चल रही? क्या? और तीनों आए, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ। मैंने कहा दादा मेरा इंटरव्यू करा देते, थोड़ा मेरा जलवा बन जाता अपने चैनल में। अरे पागल है क्या, सीक्रेट मीटिंग हो रही है अभी, अब तो दादा डिफेंस मिनिस्टर बन गया। हम कहे हाँ बन गया। ऐसे मैंने उसको बुलाया दादा को, एम.के. दादा को, बात करते करते। इसके बाद मीटिंग खत्म हुई, एम.के. दादा गए, उन्होंने प्रणब मुखर्जी का वो राजीव आया जो भी बोला, बोला जल्दी जा दादा खड़े। और मैं भाई साहब प्रणब मुखर्जी बगल में, मैं इंटरव्यू शुरू किया और मेरे पीछे तीनों सेनाध्यक्ष, प्रणब मुखर्जी डिफेंस मिनिस्टर के तीनों सेनाध्यक्ष वर्दी में ऐसे खड़े। प्रणब मुखर्जी पूरा बता रहे हैं कि नेवी का क्या नुकसान हुआ, आर्मी का क्या नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ। अब भाई साहब वो मैंने 5, 7, 8 मिनट का किया और मेरे को तो उस समय इतनी खुशी हो गई, जैसे मालूम रहा है मैं आसमान पे चल रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया, ठीक है। और फिर मैं वो समय वो भी वैन छतरी वाली होती थी, विजय चौक में खड़ी रहती थी। मैं वहाँ गया, मैंने टेप लगाया, मैंने ऑफिस में फ़ोन किया, नया नया था मैं जिसको फ़ोन करूँ जरा प्रणब मुखर्जी का इंटरव्यू लो, वही काट दे कि क्या आप फालतू बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया कि सर मैंने सुनामी पर प्रणब मुखर्जी जी का इंटरव्यू एक्सक्लूसिव किया, तीनों सेनाध्यक्ष पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं विजुअल में, यो क्या जरा भेजो। तो जब मैंने भेजना शुरू किया भाई तहलका मच गया। अरे बार इसने क्या कर दिया। तो फिर जब चलने लगा, फिर ऐसे बहुत सारे बात के दिनों, मतलब मैं चैनल जब बदल के गया था तब की बात बता रहा हूँ। थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ा था मतलब। हाँ मतलब नई जगह आप जब जाओगे, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने पर लोगों को रहता है ना कि ये क्यों आए हैं भैया, यहाँ तो ऑलरेडी लोग हैं, ये क्या। तो वहाँ आपको थोड़ा प्रूव करना पड़ता है कि नहीं भाई मेरे अंदर कुछ काबिलियत है, इसलिए मैं लाया गया। सर एक आपका स्कूटर वाला किस्सा और एक लॉ एग्जाम वाला वो बहुत मशहूर है, एक बार आप बता दीजिए, शायद सर ने भी ना सुना हो तो एक बार सर को भी पता चल जाएगा। स्कूटर वाला, जैसे अभी हम लोग कॉलेज लाइफ में हैं और जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो आप उस समय क्या कर रहे थे? और थोड़ा देखो वो किस्सा मेरा सुन के एक फिल्म इंडस्ट्री में मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उन्होंने ये किस्सा किसी फिल्म डायरेक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा इस आदमी से बात करो, अगर 15-20 ऐसे किस्से होंगे तो हम एक 3 इडियट टाइप फिल्म बनाने के बारे में सोच सकते हैं। मैंने उनको कहा कि ये मैं किताब में लिखूंगा कि उनको मैं दे रहा हूँ फिल्म बताने। हाँ जी सर। तो ऐसे किस्से बहुत हैं। हमारे स्टूडेंट लाइफ हमारी ऐसी रही है। मैंने आपके क्लास में भी बोला ना जी सर, कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। तो आदमी की जवानी में कहानी तो होनी चाहिए, तो हमारी जवानी में बहुत कहानियां ऐसी हैं। तो वो स्कूटर वाला किस्सा ये है कि हम अब वही बात है, लोग कहते हैं मैं अब एक वरिष्ठ पत्रकार हूँ, उस किरदार में जो दूसरा मेरा दोस्त था वो IAS अफसर है, और तीसरा जो है वो इस समय लॉ के क्षेत्र में, चूंकि वो ऐसी पोस्ट पर अगर मैं बोलूँगा तो लोगों के समझ में आ जाए, तो वो वहाँ पर है। तो हम तीनों IAS का एग्ज़ाम दे रहे थे, मेंस का, सिविल सर्विसेज। तो उस समय हमारा स्ट्रगल था ये कि कोई भी फिल्म रिलीज हो, या तो उसका पहला शो देखना है 12 से 3 या 9 से 12 और सेम डे। उस दिन हम लोग जा रहे थे, स्कूटर था हमारे पास, हमारा एक दोस्त जो तीसरा वाला है उसी के पास स्कूटर था, तो उसमें हम लोग 5-5 रुपये मिला के 15 रुपये का पेट्रोल भराते थे और फिर जाते थे। तो फिल्म देखने जा रहे थे ट्रिपलिंग करके, विदाउट हेलमेट का तब उतना प्रचलन भी नहीं था। तो एक चौराहे पर सकरा सा है, वो इलाहाबाद में आप जानेंगे, अल्फ्रेड पार्क और प्रीति हॉस्पिटल के बीच से जाता है। वो जहाँ ख़त्म होता है टी पॉइंट पे, वहीं एक दरोगा और 3 सिपाही चेकिंग कर रहे थे। दरोगा बुलेट पे बैठा था, सिपाही ने रोको 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 डंडा लेके। हम लोगों ने तीनों ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा, चूंकि रोज़ का हमारा ये काम था, तो हम लोग आंखों से ही इशारे में बात हो जाती। मैं चला रहा था, सबसे पहले पीछे वाला उतरा, फिर बीच वाला उतरा, फिर जब मैं उतरा तो मैंने स्कूटर बंद करके सिपाही की तरफ लुढ़का दिया। हम बोले ले जाओ स्कूटर।
तो आमतौर पे ऐसा कोई करता तो है नहीं। लोग तो यही कहते हैं अरे सर छोड़ दीजिए, ये हम स्टूडेंट हैं, हम फला है, लाइसेंस घर पे छूट गया, कागज यहाँ छूट गया। हमने स्कूटर उस पर फेंका, उधर से एक ऑटो आ रहा था, तुरंत हाथ दिया, तीनों बैठे चले गए, उसकी समझ ही नहीं आया। मतलब ये सब काम हम लोगों ने मुश्किल से 40-50 सेकंड में किया। और हम लोग, क्योंकि हम लोगों को तो फिल्म देखने जाना था, छूट जाती तो ले जाओ स्कूटर अपना था भी नहीं, तीसरे वाले का था। हम लोग ऐसा काम करते रहते थे। इसी में एक ARTO है आजकल, ठीक है, तो उस समय मैंने नया सूट खरीदा था। उसी में कहानी जोड़ दे रहा है कि हम लोग दूसरे की चिंता नहीं करते थे। तो एक बारात में जाना था, तो मैंने कहा मैं सूट नहीं पहनूंगा, मैंने कुर्ता पजामा और सदरी पहना। तो उसने कहा मैं तुम्हारा सूट पहन लूं, मैंने कहा पहन लो। तो सबको आता ही था सूट वूट पहन के, वो टाई वाई लगा। जब हम लोग बारात में पहुंचे तो पता नहीं क्या सिस्टम था कि बारात में लड़की वाले रंग फेंक रहे थे। तो हम कुर्ता पजामा पहने थे, हम तो पीछे के लिए, और मेरा नया सूट था, ये साला सबसे आगे जा खड़ा, मेरे फेंको। मैंने साले मेरा सूट खराब करेगा क्या। तो वो उसको क्या भाई तुम्हारा होगा, मेरा क्या होगा। तो वो और इनवाइट कर रहा है मेरे पे फेंको, क्योंकि उसका कुछ जाता नहीं। तो यही हाल था, स्कूटर हमारा था नहीं, तो हमने फेंक दिया दूसरे पर, चले गए। तो हम फिल्म देखे, रात में आ गए। हम लोग को भी चिंता नहीं कि स्कूटर कहाँ गया कहाँ नहीं, उसका कोई काम था नहीं, अगली फिल्म के समय जरूरत पड़ती। तो हमारे ही हॉस्टल में छात्र संघ यूनियन के अध्यक्ष थे शोभनाथ सिंह, स्वर्गीय शोभनाथ सिंह, वो बड़े धाकड़। तो वो आए 2-3 दिन के बाद, सूमो से चलते थे। हम लोगों ने कहा भैया हम लोग का स्कूटर पकड़ लिया, जॉर्ज टाउन थाने में ले गया होगा, वो थाना वही पड़ता है, कहे चलो। तो हमने उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो गए थाना अध्यक्ष से, उन्होंने कहा कि अरे, और वो बोले अध्यक्ष जी क्या हाल चाल है, ये सब हाल चाल। उन्होंने कहा अरे सर हमारे हॉस्टल के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज के मेंस दे रहे हैं, अच्छे परिवारों के हैं, वो फिल्म देखने जा रहे थे, शायद लाइसेंस वाइसेंस नहीं था, वो स्कूटर आपके यहाँ है, तो उसी के लिए आए थे। कहे वो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा क्यों? कहे दर्शन करा देते। अच्छा, हम लोग पीछे बैठे थे, थाना अध्यक्ष की, उन्होंने कहा दर्शन करा देते शोभनाथ भाई, हम तृप्त हो जाते। क्या कह रहे यार, उनको रोकना साला आफत हो गया। उस स्कूटर में न किक है, न उसमें स्टैंड है, किक भी नहीं है, स्टैंड भी नहीं है, उसमें तेल भी साला कितना कुछ समझ में। हमारे सिपाही उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाए। अंत में हम रिक्शे पर लाद के लाए, पूरा थाना के 6 सिपाही पसीना से तरबतर हो गए। तो हमारे लिए भैया बहुत बड़ा बवाल हो गया। जरा वो पढ़े लिखे वाले से मिलवाए तो दो कि कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, कैसे कर। उन्होंने कहा अरे सर हॉस्टल के रहे, कह नहीं ले जाइए, उस पर तो हम कोई चालान भी नहीं किए, कुछ नहीं किया, हम खाली रखे हैं स्मारक के तौर पे। कोई लोग आए तो जरा देखा। अच्छा, हम ही लोग थे, हम लोग डर रहे थे कि कहीं शोभनाथ भाई बताने दें। तो फिर वो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ले जाइए। तो उन्होंने कहा चलो तुम लोग ले जाओ। तो अब चूंकि हम लोग उसके मास्टर थे, उसको थाने से निकाले, सेकंड गियर में उसको डाले, हल्का धक्का दिए, मेरा दोस्त पीछे से धक्का दे रहा था, दौड़ाए, सेकंड गियर में क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर लिया, स्टार्ट हुई, क्लच दम किया, कूद के बैठ गया, मैं ब्रेक लिया, मेरा दोस्त पीछे बैठा, हम लोग चल दिए। तो बोले यही सब थे क्या? यार ये तो शरीफ लग रहे थे देखने से। तो उन्होंने अच्छे घर के, तो उन्होंने कहा कि अरे यार हम आपसे कहे थे ना अच्छे घर के। कह रहे भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़कों से जान बचाए। तो ऐसे बहुत किस्से हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बाकी का आप लोग देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया को, और भी हम इसी तरीके इंटरेस्टिंग वीडियोस इंटरव्यूज लाते रहेंगे आप लोगों के बीच। जय हिंद, जय भारत।